प्रोजेक्ट कूसा में भारत 3 अलग अलग इंटरसेप्टर मिसाइल को डेवलप करने के बदले अभी सिर्फ एक ही मिसाइल का इस्तेमाल करने का फैसला क्यों कर रहा है। सुपर सुखोई में विरूपाक्ष ऐसा रडार को इंटीग्रेट करने में क्या दिक्कत हो रहा है और अभी डीआरडीओ का नया तारा वेपन सिस्टम इंडियन एयरफोर्स के लिए क्यों एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट डीआरडीओ के प्रोजेक्ट कूसा यानी एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से है। अभी भारत एक बहुत ही एडवांस लेड एयर डिफेंस शील्ड को डेवलप कर रहा है, जिसमें एक ही मिसाइल फैमिली के अंदर अभी 3 अलग अलग इंटरसेप्टर को डेवलप करने की बात सामने आई है, जिनको M1, M2 और M3 कहा जाने वाला है। सिंपल भाषा में बोले तो ये सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन्स, अवेक्स एयरक्राफ्ट और यहाँ तक कि बैलिस्टिक थ्रेट को भी अलग अलग रेंज पर इंटरसेप्ट करने के लिए सक्षम होने वाले हैं। लेकिन अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका मॉड्यूलर मिसाइल डिज़ाइन होने वाला है। डीआरडीओ यहाँ पर कंप्लीटली अलग अलग मिसाइल को डेवलप नहीं कर रहा है, बल्कि कॉमन बेस मिसाइल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके ऊपर डिफरेंट बूस्टर स्टेजेस लगाकर रेंज और रोल को मॉडिफाई किया जा रहा है। यानी सेम सीकर, सेम गाइडेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और सेम किल व्हीकल को मल्टीपल इंटरसेप्टर को बनाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी M1 की बात करें तो ये लगभग 150 किलोमीटर रेंज वाला इंटरसेप्टर होने वाला है। इसका फोकस हाई स्पीड टारगेट जैसे कि फाइटर एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल को क्विकली इंटरसेप्ट करने पर होने वाली है। और इसी वजह से इसमें जो बूस्टर का इस्तेमाल किया जाने वाला है वो फास्ट बूस्टर होने वाला है, जो कि इसको बहुत ही एजाइल और फास्ट बनाने वाला है। अगला वेरिएंट M2 होने वाला है, जिसका रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक एक्सटेंड किया जा रहा है। यहाँ डीआरडीओ ने सेम M1 मिसाइल की बॉडी के साथ एक बड़ा बूस्टर को इंटीग्रेट कर दिया है। सिंपल भाषा में बोले तो अपर मिसाइल सेम रहने वाला है, सिर्फ प्रपल्सन सिस्टम को एनहांस करके लॉन्गर रेंज कैपेबिलिटी हासिल किया जाने वाला है। इस सिस्टम को स्टेल्थ एयरक्राफ्ट और टैक्टिकल बैलिस्टिक थ्रेट के अगेंस्ट में ऑप्टिमाइज किया जा रहा है। अभी सबसे पावरफुल वेरिएंट M3 होने वाला है, जिसका रेंज लगभग 350 किलोमीटर उससे ज़्यादा होने वाला है। इसका बूस्टर सस्टेन्ड एनर्जी डिलीवर करने के लिए ऑप्टिमाइज किया जा रहा है, ताकि एवेक्स, एरियल टैंकर और स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जैसे स्लो मूविंग हाई वैल्यू टारगेट को भी बहुत दूर से डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होने वाला है। खास बात यह कि तीनों ही मिसाइल में जो मेन मिसाइल होने वाला है वो एक ही मिसाइल होने वाला है, लेकिन इनका जो बूस्टर सेक्शन होने वाला है वो तीनों मिसाइल में अलग अलग रोल के लिए ऑप्टिमाइज किया जाने वाला है। अगला अपडेट भारत के सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम की तरफ से है। अभी Su-30 MKI मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम एक बहुत ही क्रिटिकल इंजीनियरिंग स्टेज में एंटर कर चुका है, जहां LRD, डीआरडीओ और HAL की नासिक यूनिट साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट के रेड डोम यानी नोज कोन के ऊपर एरोडायनामिक लोड स्टडीज को कंडक्ट कर रहे हैं। अब नॉर्मली लोग रडार को ही सबसे इंपॉर्टेंट अपग्रेड मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर असली चैलेंज रेड डोम बन चुका है, क्योंकि अभी Su-30 MKI में N011M बार्स की PSR रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आगे चल के सुपर सुखोई में लगने वाली विरूपाक्ष ऐसा रडार में लगभग 950 mm का बड़ा एंटीना एपर्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी रडार का साइज, इंटरनल स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिक्वायरमेंट तीनों कंप्लीटली अलग होने वाले हैं। अब प्रॉब्लम यह कि Su-30 MKI एक Mark II प्लस कैपेबल एयरक्राफ्ट है, जो कि Mark II से भी ज़्यादा स्पीड पर फ्लाई कर सकता है। और इतनी हाई स्पीड पर एयरक्राफ्ट के नोज सेक्शन पर बहुत ज़्यादा डायनामिक प्रेशर और एरोडायनामिक हीटिंग जनरेट होने लगता है। यानी रेड डोम को एक तरफ हाई स्पीड एयर फ्लो और थर्मल स्ट्रेस दोनों को टॉलरेट करना पड़ता है, और दूसरी तरफ रडार सिग्नल को भी बिना डिस्टॉर्शन के ट्रांसमिट करना पड़ता है। अब स्टडीज का मेन फोकस फुल फ्लाइट एनवेलप में रेड डोम के बिहेवियर को एनालाइज करना है। सबसोनिक, ट्रांससोनिक और सस्टेन्ड सुपरसोनिक फ्लाइट के दौरान एयर फ्लो और प्रेशर कंटिन्यूसली चेंज होता है। अगर कंपोजिट मटेरियल्स में स्लाइट डिसफॉर्मेशन या माइक्रो क्रैक्स डेवलप हो जाए तो AESA रडार की बीम स्टीयरिंग एक्यूरेसी और टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी डायरेक्टली इंपैक्ट होने वाला है। एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हाई एंगल ऑफ अटैक मैन्यूवर्स होने वाले हैं। Su-30 MKI एक थ्रस्ट वेक्टरिंग एयरक्राफ्ट होने की वजह से एक्सट्रीम हाई एंगल ऑफ अटैक मैन्यूवर को परफॉर्म कर सकता है। ऐसे कंडीशन में एयर फ्लो एसिमेट्रिक हो जाता है और रेड डोम पर अनइवन प्रेशर क्रिएट होता है। अगर ऐसे कंडीशन में स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिंग होता है तो रडार अलाइनमेंट कॉम्बैट मैन्यूवर के दौरान डिस्टर्ब हो सकता है, जिसमें रडार लॉक आसानी से मिस हो सकता है। इसके अलावा यॉर्ड फ्लाइट और स्लाइड स्लिप कंडीशन भी एक और अलग चैलेंज को क्रिएट करने वाला है। लैटरल एयरफ्लो रेड डोम पर टॉर्सनल लोड को जनरेट करता है, जिससे वाइब्रेशन और स्ट्रक्चरल फटीग का रिस्क बढ़ जाता है।
और AESA रडार के केस में इवन स्मॉल वाइब्रेशन भी बीम स्टेबिलिटी और टारगेट ड्यूरेशन को अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेजर चेंज रडार का वेट रिडक्शन होने वाला है। पुराना बार्स रडार लगभग 650 केजी का रडार था, जबकि विरूपाक्ष AESA रडार का वेट सिर्फ 300 केजी या उससे थोड़ा कम है। यानी कि विरूपाक्ष रडार को उसमें लगाने के बाद ये काफी हल्का होने वाला है, जिससे एयरक्राफ्ट की नोज सेक्शन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कंप्लीटली चेंज होने वाला है। इस वजह से HAL की तरफ सभी एयरक्राफ्ट की बैलेंस और मैन्युअबिलिटी को प्रिजर्व करने की कोशिश किया जा रहा है और इसके लिए अभी माउंटिंग स्ट्रक्चर और इंटरनल वेट डिस्ट्रीब्यूशन को रिकैलिब्रेट किया जा रहा है। कुल मिलाकर सुपर सू के अपग्रेड एक सिंपल रडार रिप्लेसमेंट का प्रोग्राम नहीं होने वाला है। अभी एक डीप एयरफ्रेम सेंसर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट बन चुका है, जहां पर रडार, एरोडायनामिक, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ और थर्मल मैनेजमेंट सबको एक साथ ऑप्टिमाइज किया जाने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के अस्त्र VVR मिसाइल प्रोग्राम की तरफ से है। अभी भारत अपने बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर कॉम्बैट कैपेबिलिटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी अस्त्र मार्क 2 और फ्यूचर में अस्त्र मार्क 3 मिसाइल का प्रोडक्शन बहुत बड़े स्केल पर करने का प्लान बना रहा है। सबसे खास बात यह कि इस पर अभी सिर्फ पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी मिसाइल की प्रोडक्शन इकोसिस्टम में शामिल करने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अस्त्र मार्क 2 के फाइनल डेवलपमेंटल ट्रायल कंप्लीट होते ही इंडियन एयरफोर्स की तरफ से लगभग 700 मिसाइल का इनिशियल ऑर्डर प्लेस किया जाने वाला है। अभी अस्त्र मार्क 2 मिसाइल की कैपेबिलिटी की बात करें तो ये पहले के अस्त्र वेरिएंट के कंपैरिजन में बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है। इसका एंगेजमेंट रेंज अभी लगभग 220 से 240 किलोमीटर तक होने वाला है। अभी सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका प्रोडक्शन स्केल होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को अभी ध्यान में रखते हुए 1500 के आसपास अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को 2 अलग अलग बैच में खरीदने का टारगेट रखा गया है और इसी तरह फ्यूचर में अस्त्र मार्क 3 के लिए भी सिमिलर डिमांड एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी भारत अभी सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन नहीं बल्कि सस्टेन्ड लार्ज स्केल मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट करने की तरफ मूव कर रहा है। इस वजह से DRDO और इंडियन एयरफोर्स अभी एक हाइब्रिड प्रोडक्शन मॉडल पर काम कर रहे हैं। यहाँ भारत डायनेमिक लिमिटेड यानी BDL के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को भी मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनाया जाने वाला है। इस अप्रोच का मेन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन स्पीड को इंक्रीज करना, डिलीवरी टाइमलाइन को रिड्यूस करना और कॉस्ट एफिशिएंसी को इंप्रूव करने पर होने वाला है। अभी भारत पहले ही रुद्रम 1 जैसे एंटी रेडिएशन मिसाइल और नेवल एंटीशिप मिसाइल जैसे प्रोजेक्ट में प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अस्त्र प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर का एंट्री एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट माना जा रहा है, क्योंकि अभी प्राइवेट इंडस्ट्रीज को हाई टेक्नोलॉजी एयर टू एयर मिसाइल प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जाने वाला है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखा जाए तो इसका एक और बड़ा फायदा सप्लाई चेन रेजिलियंस होने वाला है। अगर प्रोडक्शन मल्टीपल कंपनीज के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो वॉर टाइम या इमरजेंसी सिनेरियो में मिसाइल प्रोडक्शन को रैपिडली स्केल अप किया जा सकता है। अभी एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है, क्योंकि अस्त्र मिसाइल फैमिली को फ्यूचर में उन कंट्रीज को भी ऑफर किया जा सकता है जो Su-30 या कॉम्पेटेबल फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर रहे हैं। अभी अगर भारत लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश कर लेता है तो अस्त्र मिसाइल फैमिली ग्लोबल मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव VVR मिसाइल के रूप में सामने आने वाले हैं। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस लॉइटरिंग म्यूनिशन इकोसिस्टम की तरफ से है। अभी नोएडा बेस्ड एंड्योर एयर सिस्टम की तरफ से नॉर्थ टेक सिंपोसियम 2026 में एक नया लॉन्ग रेंज कैमिकाजी ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन कॉन्सेप्ट को शोकेस किया गया है, जो कि अभी डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अटेंशन को ग्रैब कर रहा है। सिंपल भाषा में बोले तो ये एक ऐसा ऑटोनमस स्ट्राइक ड्रोन होने वाला है जिसे कंटेस्टेड बैटलफील्ड एनवायरनमेंट में प्रिसीशन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी जो प्लेटफॉर्म डिस्प्ले किया गया था उसके अंदर एक स्लिक फिक्स्ड विंग एयरफ्रेम, रियर माउंटेड पुश प्रोपेलर कॉन्फ़िगरेशन और एक कॉम्पैक्ट एरोडायनामिक फ्यूजलाज देखने को मिला है। इस डिजाइन से ये क्लियर हो जाता है कि इसका मेन फोकस लॉन्ग एंड्योरेंस, लो ड्रैग और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर होने वाली है। अभी कंपनी की तरफ से इसका ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन या रेंज वगैरह डिटेल में रिवील नहीं किया गया, लेकिन इसका ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन देखकर इसे एक एडवांस लॉइटरिंग म्यूनिशन कैटेगरी का सिस्टम माना जा रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इसका पुशर प्रोपेलर डिजाइन होने वाला है, क्योंकि अभी ग्लोबली मॉडर्न कैमिकाजी ड्रोन में पुश प्रोपेलर कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल रैपिडली किया जा रहा है। इसका मेन फायदा ये होता है कि फ्रंटल रडार सिग्नेचर रिड्यूस हो जाता है और एयरक्राफ्ट का ड्रोन का एरोडायनामिक एफिशिएंसी इंप्रूव होता है। साथ ही नोज सेक्शन कंप्लीटली फ्री रहने की वजह से इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड या वॉरेट वगैरह इंटीग्रेट करना आसान हो जाता है।
अभी इसका कॉम्पैक्ट टेल डिज़ाइन और ब्लेंडेड एरोडायनामिक स्ट्रक्चर भी इंडिकेट करता है कि इसे रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। फ्यूचर में ऐसे सिस्टम्स को मोबाइल लॉन्चर, कैटapult लॉन्च सिस्टम और व्हीकल माउंटेड कैनिस्टर से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो ईस्टर्न यूरोप, वेस्ट एशिया और इंडो पैसिफिक कॉन्फ्लिक्ट के बाद लॉटरिंग मुनिशन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि ये सिस्टम एनिमी रडार, एयर डिफेंस साइट, लॉजिस्टिक हब्स और टैक्टिकल टारगेट को रिलेटिवली लो कॉस्ट में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगला अपडेट डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स के नए टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन यानी तारा वेपन सिस्टम की तरफ से है। अभी भारत ने अपना पहला इंडिजिनस ग्लाइड वेपन सिस्टम को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, जो कि फ्यूचर में नॉर्मल अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी प्रिसीशन गाइडेड या स्मार्ट मुनिशन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी देने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 मई 2026 को ओडिशा कोस्ट के पास डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तारा वेपन का मेडन फ्लाइट ट्रायल को सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है। सिंपल भाषा में बोला जाए तो अभी भारत एक ऐसा लो कॉस्ट ग्लाइड किट को डेवलप कर रहा है जिसको एग्जिस्टिंग डम बम के साथ इंटीग्रेट करके उनकी रेंज और एक्यूरेसी दोनों को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया जा सकता है। अभी नॉर्मली ट्रेडिशनल अनगाइडेड बॉम्ब्स का एक लिमिटेशन होता है कि इनको फायर करने के लिए टारगेट के काफी करीब जाना पड़ता है, लेकिन ग्लाइड वेपन सिस्टम एयरक्राफ्ट को स्टैंड-अप रेंज से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी देने वाले हैं। तारा सिस्टम को हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमराट यानी आरसीए की तरफ से डेवलप किया गया और इसमें मल्टीपल डीआरडीओ के लैबोरेटरीज भी इन्वॉल्व रहे। सबसे खास बात यह कि इस सिस्टम को स्पेशली लो कॉस्ट आर्किटेक्चर को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया, जो कि कंपैरेटिवली कम कॉस्ट में हाई प्रिसीजन स्ट्राइक कैपेबिलिटी देने वाला है। अभी इसका मेन रोल ग्राउंड बेस्ड टारगेट्स को एक्यूरेटली न्यूट्रलाइज करने पर होने वाली है। इस तरीके के ग्लाइड किट्स नॉर्मली आईएनएस और जीपीएस बेस्ड गाइडेंस का और एरोडायनामिक ग्लाइड सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे बॉम्ब्स को रिलीज करने के बाद भी ये लॉन्ग डिस्टेंस तक ग्लाइड करके जा सकते हैं और टारगेट को हाई एक्यूरेसी के साथ हिट कर सकते हैं। अभी एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इसका इंडिजिनस प्रोडक्शन इकोसिस्टम होने वाला है। डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट को डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर यानी डीसीपीपी मॉडल के अंदर प्राइवेट इंडियन इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर डेवलप किया है और अभी इसका प्रोडक्शन एक्टिविटी पहले से स्टार्ट किया जा चुका है। कुल मिलाकर तारा भारत के लिए सिर्फ एक नया वेपन का डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि ये इंडियन एयरफोर्स को लो कॉस्ट प्रिसीजन स्ट्राइक इकोसिस्टम प्रोवाइड करने की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप होने वाला है। और अभी भारत भी उन देशों की कैटेगरी में एंटर करने वाला है जो अपने कन्वेंशनल बॉम्ब्स को स्मार्ट प्रिसीजन गाइडेड वेपन में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।